आपके रीजन से मोदी साहब यूक्रेन चले गए हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जो अपने रशिया का दौरा था उसके बाद जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी साहब वेंट टू यूक्रेन। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बोली कहां से अच्छी लगती है, चाइना से लगती है बोली तो वहां चले जाएंगे, अमेरिकन बोली अच्छी लगा देंगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी इस वक्त दे आर पाकिस्तान के हक में, जो हमारे डोनाल्ड लू थे उन्होंने स्टेटमेंट दे के चाइना माजी है अमेरिका फ्यूचर है, उन्होंने भी बोली लगा दी 100 कुछ मिलियन की, जो कि हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो वो एक नाश्ते से ज्यादा नहीं। हमें तो बिलियन चाहिए, वो कहते 25-30 बिलियन की बात करें ताकि हमारा मूड तो बने। तो अब वे पाकिस्तान के रीजन के सूरत हाल चल रही है। आज जो सुबह वाकया हुआ है चीमा साहब, जो इजराइल ने 2 अटैक किए, एक उन्होंने अटैक बैरूत में किया है, शकूर साहब है वहां पे, उनको अटैक किया है, और उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने ईरान पे किया। 2 नई चीजें हुई हैं। पहली दफा इस तरह हुई है कि हिजबुल्लाह भी इसको अटैक को वो समझता था कि बॉर्डर एरिया में हमारे साथ इजराइल एंगेज करेगा या हमें निशाना बनाएगा, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के हमला किया है। शकूर साहब जो कि बहुत उनके लीडर थे, उनके ऊपर 2 एलिगेशन थी। एक तो सुना है 82-83 का हमला जो फ्रेंच और अमेरिकन के ऊपर किया था, उसके भी मास्टरमाइंड वो थे। दूसरा जो अगले दिन गोलान हाइट के अंदर बच्चों के अटैक हुआ है, किसी ईरानी असला इस्तेमाल किया है, मिसाइल इस्तेमाल किया गया, वो भी सुना इनकी बात। तो वहां पे जो अंदर घुस के मारा है और दूसरा जो है ईरान के लिए एक बहुत एम्बैरेसमेंट है, बहुत एम्बैरेसमेंट कि उनके कैपिटल सिटी में अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जब इनॉग्रेशन की जो डिग्निटरीज की सेफ्टी नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट क्या हो। वहां पे भी यही टैक्टिक इस्तेमाल किया गया है कि तेहरान में एंड उस शहर के अंदर अटैक किया गया है। उसके ऊपर अभी तक इजराइल कहते हैं उसने रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन इजराइल के अंदर जश्न जरूर मनाए गए हैं। दूसरा जो कैबिनेट है वहां इजराइल की, उन्होंने भी इससे मिलते जुलते ट्वीट किए हैं, वो रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करने ही के काबिल होते हैं। सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं उनकी भी बात करूंगा। टोनी बिल्किन साहब ने भी कंडेम नहीं किया, लेकिन वो कहते सानू तो पता ही नहीं। हाँ, पता होना भी नहीं चाहिए। कहते हमने सपोर्ट नहीं करते, आप सिर्फ पैसा और असला ही देते हैं, बाकी आप सपोर्ट तो वाकई नहीं कर रहे, आप न्यूट्रल हैं। वो सिंगापुर में मौजूद थे, उन्होंने वहां से वो जिस तरह की टूटी फूटी वो पहले करते हैं गोल गोल बातें, उस तरह की उन्होंने कर दी है। लेकिन इस वक्त इसके पीछे चल क्या रहा है चीमा साहब? इसके पीछे एक तीसरी जंग जो है, दुनिया की 3rd वर्ल्ड वार, वो ऑलमोस्ट द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर दैट। हमला क्यों हुआ? इससे पहले एक दफा इजराइल ने सीरिया के अंदर भी हमला किया है, सीरिया में। और उस वक्त भी क्यों किया था, ये टोनी बिल्किन और दूसरे लोग ये कहते थे हम उनको मना करते रहे हैं। दर हकीकत इस वक्त इजराइल की मजबूरी बन चुकी है कि अमेरिका स्टेप इन इस वार के अंदर घुसे। मजबूरी क्यों बन चुकी है? क्योंकि जो वैक्यूम अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी को फिल करने की कोशिश चाइना और रशिया कर रहा है, उसमें इजराइल अपने आप को अलोन समझ रहा है। इजराइल चाहता है कि टाइम आ चुका है, अमेरिका खुल के मैदान में आके तो हमें खुला पैसा भी दे, खुला असला भी दे और अपने ट्रूप्स भी साथ दे। इजराइल एक नाकाम कोशिश कर रहा है, एक मुर्दे को घसीट के वो मैदान जंग में ले जाना चाहता है, अगर आसान लफ्जों में कहा जाए। क्योंकि इस वक्त ये मुर्दा है, अमेरिकन मुर्दा है। मैं इसलिए कहूंगा कि अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे काबल से, उसके बाद इनके पांव जमीन पर लगे। कभी चाइनीज बलून ऊपर आ जाते हैं, शहरी कहते हैं ये क्या आ गया, कहते हैं ये चाइना के बलून वेदर चेक करने आए। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्यूबा में आके रशिया अपनी नेवल एक्सरसाइज करता है, ये उसको CNN उसको कवर ही नहीं करता। पिछले हफ्ते रशियन और चाइनीज नामक कैरियर आए हैं फाइटर अलास्का के ऊपर, CNN ने उसको कवर ही नहीं। और यहाँ पे कहा गया है, कौन सी बड़ी बात है, पहले भी रशियन आते रहते हैं, लेकिन नई बात ये हुई है कि चाइना पहली दफा है। और ये यहाँ की बात नहीं है, इस वक्त सारी दुनिया जल रही है इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से। इजराइल चाहता है, उनकी ख्वाहिश है, दिस इज देयर लास्ट डेथ विश है कि चाइना अमेरिका अब मैदान में आए, लेकिन ये मजबूर है। ये नशा करें या फिर ये इस तरह के काम करें। इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज क्या है कि हर बंदा नशा कर रहा है, इनको ग्रेजुएट मिलता नहीं है अपने काम से, हर सिस्टम हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है। लेकिन इजराइल चाहता है कि उनको प्रोटेक्ट करे, उनका एलाइज है। जो टूटे फूटे इनके पास बम पड़े हैं, जो फाइटर जहाज हैं, इनको दिए जाए और वह 3rd वर्ल्ड वॉर की गेम शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ इट। वरना इससे बड़ा अटैक नहीं किया जा सकता कि 2 कंट्रीज के कैपिटल के ऊपर अटैक किया। 2 कंट्रीज के, ईरान के पास आज चॉइस क्या है? कोई चॉइस आज मजे की। इसके बाद इस वक्त रशिया के पास क्या चॉइस है? चाइना के पास क्या है? इजराइल हैज टेकन देम टू द चोकिंग पॉइंट। अब चोकिंग पॉइंट आ चुका है। अब वो किस तरह रिटेलिएट करेंगे इसके ऊपर आज जो सारे तजरिया निकार हैं वो यही कह रहे हैं कि अब अटैक होगा तो इजराइल के भी शेयर होगा अटैक। इन्हें लोगों को पता है कि जितने मिसाइल या जितने चीजें पड़ी हैं हिजबुल्लाह के पास, अब वो भी वापस वो भी उस पर रिटेलिएट करेंगे। जो सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है आज इन्होंने, हानिया को अगर स्टडी किया जाए तो हानिया वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि मीडिएशन कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, जो डायलॉग कर रहे थे।
आज कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि इजराइल ने जब अपना नेगोशिएटर ही मार दिया है, जिसके साथ बातें हो रही थी हॉस्टेज वापस लेने की या सीज फायर की, जब उसी को मार दिया जाए तो अब पीछे दूसरों के पास चॉइस क्या है? दूसरा अब उसके बाद जो दो दूसरे लोगों को जो रिप्लेस करेंगे उनमें मिशेल है, उनका नाम आज चल रहा है। 2 अगस्त को उनका जनाजा होगा, तदफीन होगी कतर के अंदर। लेकिन आज दुनिया का हर शहर, हर कैपिटल से कंडेम किया जाता है इजराइल के सिस्टम। लेकिन मैं जिस आपको अर्ज किया है कि बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। अमेरिका देखें कि अमेरिका का रिस्पॉन्ड, मैं समझता हूं इजराइल ने तो जो करना था कर लिया। इस वक्त अमेरिका के रिस्पॉन्ड को देखा जा रहा है कि वो कितना असला मजीद डेडिकेट करते हैं, इजराइल को क्या देते हैं, पैसा कितना देते हैं, आगे कहां जाते हैं। कमजोर है, लाचार है, बीमार है। तार साहब ये बिल्कुल कमजोर लाचार बीमार की बात कह रहे हैं, लेकिन तार साहब अगर फॉर एग्जांपल आपकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है तो फिर तो मजीद लाइसेंस टू किल मिल जाएगा नेतन्याहू को। और शायद नेतन्याहू यही चाहते थे कि वो चाहते थे कि मैं तमाम ममालिक को, तमाम नेगोशिएटर्स को डिफेंसिव कर दूं, अमेरिका को भी कर दूं, ईरान को भी कर दूं। ईरान के रिफॉर्मिस्ट सदर थे, उनको भी टफ टाइम दूं, ताकि अगर वो हमारे साथ डायलॉग करना चाहें तो IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है और आयतुल्ला खामनाई जो है वो कहें कि तुमने कैसे बात करनी है, उन्होंने देखो हमारा बंदा मार दिया। सो इजराइल ने तो कर दिया। लेकिन तार साहब अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है, आपकी पार्टी आती है, और अभी आपको पता है नेतन्याहू और उनकी वाइफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिल के गए हैं आई थिंक उधर उनके घर, आप कैसे देखते हैं अगर आपकी पार्टी आती है? तो तार साहब ये तो क्या नाम है, नेतन्याहू साहब जो हैं वो तो ऑलरेडी अनलीस्ड हैं, तो इसका आप कैसे देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हर जगह जाके ये बात करते हैं कि मैं जंगें बंद करा दूंगा, उनके पास कोई ऐसा कार्ड है कि वो नेतन्याहू को कहें कि भाई बस करो? या अक्सर वो रशिया के हवाले से भी कहते हैं कि मैं वो जंग भी बंद करवा दूंगा, तो ट्रंप साहब कुछ ऐसा कर सकते हैं? चीमा साहब यहाँ पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पब्लिक में बीबी नेतन्याहू से शेक हैंड नहीं किया था, उठ के दूसरी साइड पे चले गए, तो उन्हें पता था डैमेज होगा, इससे पॉलिटिकल डैमेज होगा। इसके बारे में कई दफा क्वेश्चन हो चुका है, अपनी स्पीचेस में वो कह चुके हैं कि मेरी पॉलिसी यही है कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन खत्म करके वापस जाना चाहिए। तीसरी बात यह है चीमा साहब, उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, मेरे ख्याल में नेतन्याहू को शायद इसी खौफ से जाके उन्होंने ये दोनों काम किए कि हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को आ जाता है और वो भी हमें सपोर्ट नहीं करता, वो भी इसको हमें आगे मजीद सपोर्ट नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया है। और दूसरा जो रिस्पॉन्ड यहाँ से मिला जुला लेके गए हैं कैमला हैरिस से खासकर, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आई है, बोखलाहट नजर आई है, और जो उन्होंने 2 हमले किए दोनों के अंदर बोखलाहट। अब इससे वो दे हैव कम टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, दे हैव कम टू द पॉइंट, आखिरी कार्ड जिसको कहते हैं वो खेलना, वो खेल लिया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के बीच अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था और हत्या का प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। हालिया घटनाक्रम से पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ चुकी है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सभी पक्षों से अपील की है कि वो ऐसी कार्यवाही करने से बचें जो क्षेत्र और अधिक संघर्ष में ढकेल सकता है। राइटर्स के अनुसार इससे पहले जब अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मामले को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसका साथ देगा। इधर बुधवार को हमास प्रमुख पर हुए हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह इजराइल पर गया, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद हानिया और अन्य हमास नेताओं को मारने की कसम खाई थी। ये मामला तूल क्यों पकड़ रहा है? ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे इस्माइल हानिया तेहरान की जिस इमारत में ठहरे हुए थे उस पूरी बिल्डिंग को ही हवाई हमला करके उड़ा दिया गया था। इसके बाद से फिलिस्तीन समेत पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। खास तौर पर ईरान जहां अटैक हुआ वहां से लगातार ऐसी खबरें और बयान सामने आ रहे हैं कि ईरान हमास लीडर की हत्या को लेकर बेकार नहीं जाना देगा, वो इजराइल से बदला लेगा। तेहरान में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई हत्या से साफ है कि इजराइल बेहद ताकतवर है और उसे भिड़ना आसान नहीं है। इसके बाद भी अंदेशा गहरा गया कि मिडिल ईस्ट समेत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। जंग बढ़ी तो वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी आंच दिल्ली समेत दुनिया पर आ जाएगी।